तो बेटियां जो कल की चिंता छोड़कर आज में ही हर पल को खुलकर जीती हैं। ये पांचों बहुत समझदार हैं। इन्हें पता है कि समय कभी भी बदल सकता है, इसीलिए पांचों बुरे समय के लिए तैयार रहकर अच्छे समय में जिंदगी का मजा लेती हैं। देखो कैसे ये पांचों बहनें आरती के कमरे सुबह सुबह मस्ती कर रही हैं। तभी खुली हुई खिड़की से हवा का ठंडा झोंका अंदर आता है। अरे यार, सर्दियाँ शुरू हो गई और हमने विंटर वेकेशन के बारे में अब तक कुछ तो सोचा ही नहीं है। विंटर वेकेशन के बारे में सोचना कौन सा रॉकेट साइंस का फॉर्मूला बनाना है। पिछली सर्दियों में हम सब ऊटी गए थे, इस बार पंचमढ़ी चलते हैं। लेकिन विंटर की शॉपिंग के लिए पापा है ना। विंटर वेकेशन और शॉपिंग का डिसाइड करने के बाद पांचों बहनें हॉल में बैठे चाय पी रहे अपने मम्मी पापा और सुधा और संजय जी के पास आती हैं। पापा, आपकी पांचों बेटियों को इस बार विंटर्स में और वहाँ जाने के लिए लेटेस्ट विंटर वेयर भी चाहिए, तो शॉपिंग के लिए पैसे दे दो। अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए संजय जी, ये लो और जो चाहिए खरीद लो। सुधा संजय जी से क्रेडिट कार्ड लेकर, ये आप क्या कर रहे हो जी? अब आपकी बेटियां जवान हो गई हैं, थोड़ा सोच समझ कर खर्च करो। सुधा से क्रेडिट कार्ड वापस लेकर संजय जी, अरे सब सोच और समझ लिया है सुधा, तुम चिंता मत करो। आरती को क्रेडिट कार्ड देते हुए, इसलिए शादी से पहले अपनी बेटियों को दिल खोल कर खर्च करने दो। अपने पापा का क्रेडिट कार्ड लेकर पांचों बहनें जीन्स टी शर्ट जीन्स गाउन पहने शॉपिंग मॉल पहुंच जाती हैं। मॉल में लेटेस्ट विंटर कलेक्शन की दुकान में अंदर खड़ी वो पांचों जैकेट स्वेटर मोजे मफलर कैप शॉल ग्लव्स टोपे और ठंडी वाले लेटेस्ट गारमेंट्स देखकर, मुझे नया स्वेटर लेना है, मुझे मोजे और जैकेट चाहिए। मुझे ये पैंट फर वाला जैकेट बहुत पसंद आया। मफलर विंटर में कूल लुक देता है, तो मैं मफलर और स्वेटर लूंगी और मैं सब कुछ लूंगी। पांचों बहनें अपनी मनपसंद की शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं और हॉल में बैठी माँ को अपने खरीदे हुए कपड़े दिखाकर, मम्मी देखो ये कपड़े कैसे हैं। तुम पांचों थोड़ा कम खर्चा किया करो। मायके में तो ठीक है, तुम्हारे पापा अच्छा खासा कमा लेते हैं जो तुम्हारी हर मांग पूरी कर पाते हैं। अगर तुम्हें किसी वजह से गरीब घर में बहू बनकर जाना पड़ा तो वहाँ क्या करोगी तुम बताओ। मम्मी कल क्या होगा हम क्यों सोचे, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो फिर ससुराल कैसा मिलेगा, ससुराल में पैसा होगा या नहीं, ये सोचकर हम पांचों बहनें मायके में अपने शौक पूरे क्यों ना करें। बताओ मम्मी, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा आप बताओ मेरे और अपने पापा के लिए क्या लाई हो। मफलर और शॉल दिखाकर आरती, हम आप दोनों के लिए ये मफलर और शॉल लाए हैं मम्मी। शॉल ओढ़कर सुधा जी, तुम पांचों भले ही बेफिजूल खर्च करती हो लेकिन हो बड़ी प्यारी। और हाँ, तुम पांचों पंचमढ़ी जा रही हो तो अपना ख्याल रखना। किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना, देर रात तक होटल से बाहर मत रहना, सुनसान जगह पर अकेले मत जाना, किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना। हमें सब पता है मम्मी। हम पांचों बहनें बचपन से आपकी ये बातें सुनती आ रही है मम्मी। हम पांचों बहनें मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख लेंगी। अच्छा मम्मी अब हम पैकिंग कर ले। इतना बोलकर पांचों बहनें अपने अपने कपड़े लेकर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। पांचों बहनें पैकिंग करके 2 दिन के लिए पचमढ़ी ट्रिप पर जाती हैं। पचमढ़ी ट्रिप से वापस आकर जब आरती अपने कमरे से अटैच बाथरूम में नहा रही थी तभी गीजर खराब हो गया। ठंडे पानी से नहाकर कांपती हुई जीन्स टी शर्ट के ऊपर से शॉल ओढ़े आरती हॉल में बैठे चाय पी रहे अपने पापा के पास जाकर, पापा सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि गीजर ने जवाब दे दिया। आज ही मैकेनिक को बुलवाकर गीजर सही करवा दो ना। ठीक है आरती, शाम तक गीजर सही हो जाएगा। उसी दिन पांचों बहनें रात का डिनर करके हॉल में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी ठंड में लड़ने की पूरी तैयारी कर रही थी। टैब पर ग्रोसरी ऐप खोले रोशनी, आलमंड्स खजूर और हेजलनट्स ऑर्डर कर रही हूँ। तुम सबके लिए क्या ऑर्डर कर दूं? जो अपने लिए ऑर्डर करिए वही हम सबके लिए भी कर दे। और सर्दियों में स्किन को ठंडी हवा से बचाने के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी तो ऑर्डर कर देना। उन पांचों की माँ उन्हें इस तरह फिजूल खर्ची करता देखकर, देख रहे हो आप कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी पांचों लाडली बेटियां फिजूल खर्ची कर रही हैं। इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं आप? ये फिजूल खर्ची कहाँ कर रही है सुधा, अपने काम का सामान ही तो खरीद रही है। हमारी पांचों बेटियां जवान हो गई हैं, बात को समझो, इस तरह फिजूल करने से रोको। सुधा जी को अपनी बेटियों का फिजूल खर्ची करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी बेटियों को उनके पिता का फुल सपोर्ट था। अगली सुबह हॉल में रखे सोफे पर शॉल ओढ़े पेपर पढ़ रहे संजय जी स्वेटर पहने चाय का कप पकड़े कुछ सोच रहे सुधा जी से, तुम ये चाय का कप पकड़े क्या सोच रही हो सुधा, चाय ठंडी हो जाएगी। हमारी पांचों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन आपको कोई फिक्र ही नहीं। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं तो एक बाप को क्या फिक्र करनी चाहिए सुधा। अपनी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढो, घर ढूंढो, लेकिन नहीं, आप तो पैर पर पैर रख के आराम से घर पर बैठे रहते हो। वक्त हाथ से निकला जा रहा है। अच्छा तो तुम इस चिंता में डूबी हो, लेकिन हमारी बेटियों की शादी तो पहले से तय है, तुम भूल गई हो क्या? किन से? वो तुम्हारे गरीब दोस्त के पांचों बेटों से जो गांव में कच्चे घर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। हाँ सुधा, उन्हीं से। मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मेरी कोई भी बेटी उस गरीब के घर दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। हाँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो सुधा, जब मेरा दोस्त गरीब है तो क्या हुआ,
कभी वो हमसे भी ज्यादा अमीर हुआ करता था। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब अगर उसने मेरा साथ न दिया होता तो रेलवे में मेरी जॉब नहीं लगती। उसी का एहसान चुकाने के लिए आपने अपनी 5 बेटियों की शादी उसके बेटों से बचपन में ही तय कर दी थी ना। सुधा, तब वो अमीर था और हम गरीब थे, फिर भी उसने रिश्ता पक्का कर लिया था। तो तुम ही बताओ, अगर आज उसके हालात बुरे हैं तो मैं कैसे उसे अपने वादे से मुकर जाऊं। संजय जी के समझाने पर सुधा जी समझ जाती हैं। मुझे माफ करना जी, मैं अपनी बेटियों की फिक्र में भूल गई थी कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान को अपनी जुबान से नहीं मुकरना चाहिए। लेकिन क्या हमारी बेटियां उन गरीब लड़कों से शादी करेंगी? तुम उसकी चिंता मत करो सुधा, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच लिया है। हमारी बेटियों को ससुराल जाकर ही सच्चाई का पता चलेगा। अब बस मैं अपने दोस्त के पास जाकर उसे रिश्ते की बात याद दिलाया हूँ। उस दिन दोपहर में ही संजय जी अपनी बाइक से अपने बचपन के दोस्त आनंद जी से मिलने उनके घर, उनके गांव पहुंच जाते हैं। आनंद जी का 2 कमरों का घर मिट्टी का बना हुआ था और उसकी छत खपरेल और सूखी घास की थी। घर के सामने छोटा सा आंगन, आंगन में बंधे 2 बैल और आंगन के एक कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा। ये सब देखकर मेरी बिटिया की किस्मत में ये सब है। न जाने वो कैसे मैनेज करेगी यहाँ। खैर, अब जो भी हो। संजय जी अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचकर परेशान तो थे, लेकिन वो अपना वादा पूरा करना चाहते थे। आनंद, ओ आनंद, अरे बाहर निकल के देख, तुझसे मिलने कौन आया है। संजय की आवाज सुनकर फटी शॉल ओढ़े आनंद जी गर्मजोशी से घर से बाहर निकलते हैं और संजय जी से गले मिलकर, अरे आज अचानक यहाँ कैसे? अपनी बेटियों की शादी का कार्ड देने आया है क्या? अरे तू भूल गया क्या, सालों पहले हमने एक दूसरे से जो वादा किया था। मैं कुछ भी नहीं भूला यार। अरे तू पहले अंदर तो आ, बाकी बातें महुआ पीते पीते करते हैं। आनंद जी संजय जी को घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ उनकी बीमार पत्नी चंपा रफू किया हुआ कंबल ओढ़े लेटी थी। देखो, आज मुझसे मिलने मेरे बचपन का दोस्त आनंद आया है। उसका स्वागत सत्कार करो, लाओ महुआ पिलाओ। बीमार चंपा वहीं कंबल ओढ़े ही दूसरे कमरे में जाकर वहां से 2 गिलास महुआ ले आती है और आनंद जी और संजय जी को देती है। मुझे सालों पहले किया हुआ वो वादा याद है, लेकिन अब तुझसे क्या छुपाना, मेरे हालात इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेरी भाभी की तबीयत खराब रहती है, उसका इलाज चल रहा है और मेरे 5 बेटे मजदूरी करते हैं। अरे तो तू अपने वादे से मुकर रहा है? हाँ, यही है हमारी दोस्ती। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या अपने वादे से मुकर जाता? ऐसी बात नहीं है संजय, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शहर में ऐशो आराम से पली बड़ी तेरी बेटियां इस घर में आकर छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसे। अरे मेरी बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं आनंद। देखना, जैसे उन्होंने मेरी किस्मत बदल दी, वैसे ही उनके यहाँ आते ही इस घर के हालात भी बदल जाएंगे। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या आपकी बेटियों को पता है कि उनकी शादी इस गरीब घर में हो रही है? अभी तक तो नहीं है भाभी जी। अगर उन्हें पता चला तो फिर क्या होगा भाई साहब? हाँ, आप चिंता मत करिए भाभी जी, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और सारी व्यवस्थाएं ऐसे करूंगा कि जब तक वो आपके बेटों के साथ साथ फेरे लेकर यहाँ नहीं आ जाती तब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो जमीन बेचते हैं, वही जमीन जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 20 साल पहले खरीदी थी, मतलब इन्वेस्टमेंट किया था। अपनी शादी की बात पता चलते ही संजय जी की 5 बेटियां कंचन के रूम में इकट्ठा होकर, पापा ने हमसे बिना पूछे हमारा रिश्ता ऐसे कैसे तय कर दिया, वो भी एक ही घर में? वैसे पापा को ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पापा ने कुछ गलत किया। अब तक उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, हमारी हर मांग पूरी की, तो हमारी शादी का फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी, जब उन्होंने बचपन से लेकर अब तक हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा है, तो शादी जैसा बड़ा फैसला हमारी खुशी का ध्यान में रखकर ही लिया होगा। तो फिर हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस अब शादी की शॉपिंग करना है। शॉपिंग क्या करनी है, शादी के लहंगे बस खरीद लेते हैं और बाकी विंटर की शॉपिंग ससुराल में कर लेंगे। सही कह रही हो दीदी, और पैसे भी हमारे पापा ने हमारी शादी किसी अमीर घर में ही तय की होगी। इस उम्मीद में कि उनका ससुराल अमीर है, 5 बहनें अपने लिए सिर्फ लहंगे ही खरीदती हैं और उनके पापा संजय जी को जमीन बेचकर जो पैसे मिले थे उससे वो शादी की पूरी तैयारियां कर लेते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से वो एक छोटा सा होटल बुक करके शादी के सारे फंक्शन जैसे हल्दी, मेहंदी और संगीत वहीं करते हैं और आनंद का पूरा परिवार भी उन फंक्शन में शामिल होता है। संजय दोनों तरफ की शादी का खर्च खुद उठा रहे थे, इसलिए आनंद को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। संजय ने अपने 5 दामादों भोलू, विजय, दीपक, भास्कर और नीरज के लिए स्टाइलिश शेरवानियां खरीदी थी। शादी के दिन वही शेरवानियां पहने अलग अलग मंडपों में लहंगे पहने भोलू आरती के साथ, विजय कंचन के साथ, दीपक ज्योति के साथ, भास्कर रोशनी के साथ और नीरज सुषमा के साथ बैठे थे। अपने अपने दूल्हे को स्टाइलिश शेरवानी में देखकर इनका स्टाइल सेंस तो देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी फैशन डिजाइनर ने इनके कपड़े डिजाइन किए। ससुराल में तो मेरे मजे ही मजे हैं। ससुराल जाकर मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी।
पांचों बहनें ससुराल जाने के लिए बेताब थी। वो एक साथ ही अलग अलग मंडपों में 7 फेरे लेती हैं और होटल से विदा होकर होटल के बाहर खड़ी अलग अलग 5 कारों में अपने पतियों के साथ बैठकर ससुराल जाने के लिए निकलती हैं। कार में अपने पति विजय का हाथ पकड़े बैठी कंचन। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति के पास कार होगी। जब कार है तो घर भी बड़ा ही होगा। वो घर नहीं बंगला होगा, बंगला। पांचों बहनें और अमीर ससुराल का सपना लिए चली जा रही थी अपने गरीब ससुराल की तरफ। कुछ देर के बाद उनका सामना हकीकत से होता है। पांचों कारें संजय जी के आंगन के सामने रुकती हैं। आरती, कार से बाहर निकलो, देखो हमारा घर आ गया। वो सभी कार से नीचे उतरते हैं। कच्चा मिट्टी का सिर्फ 2 कमरों का घर देखकर ज्योति। सुनिए जी, ड्राइवर ने हमें बंगले से पहले ही गलत जगह पर उतार दिया है। उससे कहिए ना बंगले तक ले चले। नहीं ज्योति, यही है हमारा घर और तुम्हारा ससुराल। ये जानकर कि उनके पापा ने उनकी शादी गरीब घर में कर दी है, पांचों बहनों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। हमारे पापा ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आनंद अपनी पांचों बहुओं के पास आकर उनसे सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे संजय ने अपना वादा पूरा करने के लिए उनकी शादी उनके गरीब घर में की। सच्चाई जानकर आरती, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। अब हम पांचों बहनों को अपने गरीब ससुराल की अच्छी बहू बनकर रहना होगा। लेकिन दीदी, हम यहाँ मैनेज कैसे करेंगे? इतनी ठंड में गर्म कपड़े भी नहीं लाए हम। अब हम यहाँ आ गए हैं तो घर तो वापस जा नहीं सकते, तो यहीं रहकर हम पांचों बहनें कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगी। गवर्नमेंट सर्वेंट संजय की पांचों बेटियां अब उनके गरीब दोस्त आनंद की बहुएं बन चुकी थी। ससुराल में पहला दिन तो आनंद जी की पांचों बहुओं का जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन रात में एक ही कमरे में हमने अपने पति के साथ जमीन में चटाई बिछाकर और सिर्फ एक एक कंबल ओढ़कर लेटी आनंद जी की पांचों बहुओं को गाँव में ठंड का एहसास हो रहा था। दीदी, गाँव में तो बहुत ठंड है, क्या करें, नींद ही नहीं आ रही। हम सब कितने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमें ससुराल में ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ओढ़ने के लिए कंबल और बिछाने के लिए चटाई ही मिली है। तुम सब आज की रात जैसे तैसे गुजार लो, कल सुबह हम पांचों भाई मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। जब अब तक कुछ नहीं किया तो आप इतनी जल्दी क्या ही कर लोगे? अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये ठंड हमारी जान ले लेगी। पांचों बहुएं पूरी रात ठंड में ठिठुरती रहीं। सुबह होने पर आंगन में अपने ससुर द्वारा जलाए गए अलाव के पास बैठकर ही उन पांचों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। अब जान में जान आई है। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अलाव के पास बैठी वो पांचों बहुएं देखती हैं कि उनके ससुर आनंद जी रफू किए हुए धोती कुर्ता पहने आंगन में बंधे बैलों को सूखी घास खिला रहे हैं। तभी ज्योति, सूखी घास तो आइसोलेशन का काम करती, तो क्यों ना इसे हम अपनी चटाई के नीचे बिछा लें। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, इस काम को अभी अंजाम दे देते हैं। आनंद की पांचों बहुएं आंगन में रखी सूखी घास उठाकर घर के अंदर ले जाती हैं और अपने अपने बिस्तर यानी कि चटाई के नीचे बिछा देती हैं। अब बिछौने के नीचे से सर्दी तो नहीं लगेगी। अब ठंडी हवा से बचने का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके लिए जुगाड़ क्या करना, इतने पैसे तो होंगे ही हमारे पतियों और ससुर जी के पास कि वो हमें नए गर्म कपड़े दिला सके। आनंद जी की पांचों बहुएं नए गर्म कपड़े खरीदने की बात कर ही रही थी कि तभी वहां उनके पति फटी टी-शर्ट और लोअर पहने हाथ में दराती लिए उनके पास आते हैं। अच्छा सुनो, हम सब धान की कटाई करने जा रहे हैं। हमारे न रहने पर तुम हमारी बीमार माँ और अपनी सास का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले आप हमारे लिए नए स्वेटर और जैकेट खरीद दो। ठंड बहुत ज्यादा है, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। हमारे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है। हमें जितनी भी मजदूरी मिलती है सब माँ के इलाज में ही खर्च हो जाती है। बिना गर्म कपड़ों के इतनी ठंड में हम सब बीमार भी पड़ जाएंगी। उनकी बात सुनकर उनके पास आकर आनंद जी, बहुओं तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ रुपए हैं, ये लो और गांव के बाजार से अपने लिए गर्म कपड़े खरीद लो। आनंद जी आरती को 500 रुपए देते हैं। अरे इतने रुपए में तो एक स्वेटर भी नहीं आएगा, लेकिन ससुर जी ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। अपने पतियों के काम पर चले जाने के बाद पांचों बहुएं गांव के बाजार में स्वेटर खरीदने के लिए जाती हैं। सुबह से दोपहर हो जाने के बाद भी उन्हें किसी भी दुकान में 500 में एक भी मनपसंद स्वेटर नहीं मिलता। ससुर जी भी कमाल करते हैं। 500 रुपए देकर हम पांचों को स्वेटर खरीदने के लिए भेज दिया। इतने में तो एक टोपा भी नहीं आएगा, तो भला स्वेटर कैसे आ सकती है? मैं तो दीदी के साथ चली आई, नहीं तो मेरा मन तो घर से आने का ही नहीं था। हार मानकर वो पांचों घर वापस आने लगती हैं। तभी आरती की नजर ठेले पर रखे सेकंड हैंड गरम कपड़े बेच रहे रोहित पर पड़ती वापस आने लगती है। तभी आरती की नजर ठेले पर रखे सेकंड हैंड गरम कपड़े बेच रहे रोहित पर पड़ती है। ठेले वाले भैया के पास चलकर देखते हैं, शायद कुछ जुगाड़ हो जाए। क्या देना आ गया, सर्दियों में फैशनेबल कपड़े पहनने वाली पांचों बहनें अब जुगाड़ के कपड़े पहनेंगी। आरती अपनी चारों बहनों को ठेले के पास ले जाती है। ठेले में रखे सभी गर्म कपड़े फटे पुराने थे और फिर भी आरती उनमें से 5 जैकेट और 5 स्वेटर निकाल लेती है। भैया ये स्वेटर और जैकेट कितने के दिए? 900 रुपए के हिसाब से 10 कपड़ों का हुआ 1000 रुपए। भैया आप तो लूट रहे हो, मैं इनके सिर्फ 400 रुपए दूंगी। ना मेरा ना आपका 450। 500 का नोट देते हुए आरती, भैया ये सारे कपड़े एक पॉलिथीन में डालकर दे दो। सेकंड हैंड गरम कपड़े खरीद कर वो पांचों बहनें घर वापस आ रही थी। अरे वाह दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मोल भाव भी कर लेती हो। हालात सब सिखा देते हैं छोटी। लेकिन दीदी
आप 50 रुपए बचाकर क्या कर लोगी? सुई धागा और कैंची खरीदूंगी और फिर जुगाड़ से कुछ नया बनाऊंगी। रास्ते में पड़ने वाले जनरल स्टोर से आरती सुई धागा और कैंची खरीद लेती है और घर जाकर आंगन में बैठकर अपनी चारों बहनों की मदद से आरती पांचों जैकेट्स और स्वेटर को बीच से काटकर एक हिस्सा जैकेट का और एक हिस्सा स्वेटर का सिलकर स्टाइलिश विंटर वेयर बना देती है और फटी हुई जगह पर स्टाइलिश सिलाई करके और ज्यादा स्टाइलिश बना देती है। तभी वहाँ आनंद आते हैं। बहू, तुम ये क्या सिल रही हो? जुगाड़ से सिली हुई जैकेट पहनकर उनकी पांचों बहुएं। देखिए ससुर जी, हम पांचों बहुएं कैसी लग रही हैं? लग तो तुम अच्छी रही हो, लेकिन ये है क्या? ये हमारा सर्दी से बचने का जुगाड़ ससुर जी। 2 जैकेट्स देते हुए। आप भी ना जाने क्या क्या जुगाड़ लगा रही हो और ना जाने आगे क्या क्या करोगी। बस आप देखते जाइए ससुर जी, आपकी पांचों बहुएं आगे क्या क्या करती हैं। सुबह तो उनकी बीमार सास ने जैसे तैसे आंगन में रखे चूल्हे पर नाश्ते के लिए रोटियां सेक ली थी, लेकिन दोपहर में पांचों बहुएं मिलकर आंगन में रखे चूल्हे पर दाल चावल सब्जी रोटी बनाती हैं। चूल्हे के पास बैठी आटे की लोई बना रही सुषमा चूल्हे की आंच महसूस करके। ठंड से बचने का एक जुगाड़ मेरे दिमाग में आया। जल्दी से बता सुषमा अपने जुगाड़ के बारे में। चूल्हे की आग देखो दीदी, अगर हम चूल्हे की गर्मी रात भर बनाए रखने का जुगाड़ कर सके तो रात में पूरा घर गर्म रहेगा। गीली मिट्टी की सिगड़ी बनाकर लंबे समय तक अंगार जलाए रखने का जुगाड़ हो सकता है। खाना बनाकर और अपनी सास और ससुर को आंगन की धूप में ही बिठाकर खिला देने के बाद खुद खाकर आनंद जी की पांचों बहुएं आंगन में ही गीली मिट्टी सान कर उसे एक सिगड़ी बनाती हैं और उसे सूखने को धूप में रख देती हैं। अब बस जल्दी से ये सिगड़ी सूख जाए, उसके बाद ही हमारे काम आएगी। सिगड़ी बनाते बनाते शाम हो जाती है और आनंद जी की तीसरे नंबर की बहू ज्योति रात का खाना बनाने और बर्तन धोने में इस्तेमाल के लिए घर के पीछे एक खुदे कुएं में से पानी निकालने जाती है। ज्योति रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालकर रस्सी खींचकर कुएं से पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ठंड में उसके नरम और मुलायम हाथ रस्सी से घिसकर जलने लगते हैं और उसमें फफोले पे पड़ जाते हैं। कुएं से पानी निकालना कितना मुश्किल है, मेरे हाथों में तो फफोले पड़ गए हैं, कितना जल रहा है। काश कुएं से पानी निकालने का भी कोई जुगाड़ होता। इधर अपने गरीब ससुराल में संजय जी की पांचों बेटियां अपनी हर मुश्किल का हल जुगाड़ से निकाल रही थी। उधर रात में हीटर की गर्माहट लेते हुए अपने कमरे में अपनी पत्नी सुधा के साथ बैठे संजय जी। ना जाने मेरी पांचों बेटियां अपने गरीब ससुराल में किस हाल में होंगी। इतनी ठंड वो कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी। अपने साथ गर्म कपड़े भी नहीं लेकर गई। तुम चिंता मत करो सुधा, हमारी बेटियां बहुत होशियार हैं। उन्होंने वहाँ कुछ न कुछ कर ही लिया होगा, नहीं तो अब तक तो वो हमसे शिकायत जरूर करती। इधर अपनी बेटियों के लिए सुधा जी और संजय जी परेशान हो रहे थे, उधर उनकी बेटियां ससुराल में जुगाड़ लगा रही थी। जो काम भी कर रहा था। सिगड़ी सूख जाने पर अगली रात उसी में आग जलाकर पांचों बहनें अपना कमरा गर्म करती हैं और रात में कमरे में सिगड़ी की गर्मी में अपने पतियों के साथ कंबल ओढ़े लेटी पांचों बहनें। अब रात में हमें ठंड नहीं लगेगी, आज की रात चैन की नींद आएगी। तुम्हारा जुगाड़ तो बहुत अच्छा है ज्योति, हम भाइयों ने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा। दीपक और ज्योति को एक ही कंबल में ओढ़े देख कंचन। मुझे प्राइवेसी के बारे में कुछ सोचना होगा। एक ही कमरे में पांचों बहनें अपने अपने पतियों के साथ कैसे गुजारा कर सकती हैं? अगली सुबह आंगन में अपने जुगाड़ वाला जैकेट पहने खड़ी आरती अपनी छोटी बहन ज्योति से। ज्योति जा तो कुएं से पानी भर ला, सुबह का नाश्ता बनाना है। ज्योति अपने हाथ में पड़े छाले दिखाते हुए। दीदी देखो ना, मेरे नाजुक हाथ रस्सी से छिल गए हैं। कुएं से पानी निकालना मुझसे नहीं होगा। कुएं से पानी निकालने का भी कुछ जुगाड़ करना होगा। तभी आरती की नजर आंगन में बंधे बैलों पर पड़ती है। बस इतनी सी बात, इसका भी जुगाड़ किए देते। आरती की बात सुनकर सूखे चारे के ढेर में से चारा उठाकर बैलों के सामने डाल रहा भोलू। कैसा जुगाड़ आरती? भोलू जी, आप सच में अपने नाम की तरह भोले ही हैं। घर में 2-2 बैल रखकर आप जुताई के अलावा इनके दूसरे इस्तेमाल के बारे में नहीं सोच पाए। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। आरती एक बैल को खूंटे से खोलकर कुएं के पास ले जाती है। उसके पीछे पीछे ज्योति और भोलू भी जाते हैं और रस्सी के एक सिरे से बाल्टी बांधकर रस्सी का दूसरा सिरा बैल के गले से बांध देती है और फिर बाल्टी को कुएं में डालकर बैल को हाँकती है। बैल जैसे जैसे कुएं से दूर जाता है, रस्सी के खिंचाव से पानी से भरी बाल्टी कुएं के अंदर से बाहर आती है। ये देखिए भोलू जी, ये है पानी भरने का जुगाड़ जिस बारे में आप अब तक नहीं सोच पाए थे। अरे मैं तुम्हारे जितना होशियार नहीं हूँ ना। भोलू भरी पानी की बाल्टी उठाकर आंगन में ले आता है और उसके पीछे पीछे आरती और ज्योति भी आती हैं। भोलू आंगन में जुगाड़ वाली स्वेटर पहने काम पर जाने के लिए तैयार खड़े अपने चारों भाइयों और पिता से आरती के जुगाड़ के बारे में बताता है। वाह भाई, वो तुमने तो कमाल कर दिया। जब से इस घर में आई हो तब से कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही रही हो। तुम्हारे पिता की कही बात सच ही थी। एक दिन तुम पांचों मिलकर जरूर इस घर की किस्मत बदल दोगी। अपने जेब से 1000 रुपए निकालकर आरती को देते हुए आनंद। बड़ी बहू, आज से इस घर की सारी जमा पूंजी संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना छोटी बहू? नहीं पापा जी, भला हमें क्या ऐतराज हो सकता है। मायके में भी लेने देने का पूरा हिसाब दीदी ही करती थी। पापा जी, अगर आपकी पांचों बहुएं इन रुपयों से कुछ करें तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना?
बहुओं तुम्हें जो करना है करो। मुझे अब यकीन हो गया है तुम पांचों जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। आनंद जी के पांचों बेटे उनकी बहुओं के सिले हुए जुगाड़ू जैकेट्स पहनकर धान की कटाई करने चले जाते हैं और शाम को धान की सूखी घास का बोझा सिर में लिए घर वापस आते हैं और आंगन में रख देते हैं। आंगन में बैठी उनकी पत्नियां उन्हें देखकर, हो गया एक और जुगाड़। अब हम पांचों बहनों का अपना एक अलग कमरा होगा, अपना एक अलग कमरा होगा। ये तुम किस जुगाड़ की बात कर रही हो कंचन? बस मैं जैसे जैसे बोलती जाऊं आप सब ऐसे वैसे करते जाना, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। कंचन के कहने पर उसका पति, उसके जेठ और देवर बांस की 2 फ्रेम्स के बीच धान की सूखी घास रखकर सूखी घास की एक दीवार बना लेते हैं और फिर उसे कमरे में ले जाकर एक पार्टीशन बना देते हैं। इस तरह एक अलग कमरा बन जाता है। उसी कमरे में अपनी बहनों और उनके पतियों के साथ खड़ी कंचन। ये बन गया एक अलग कमरा। अब इसी तरह 4 कमरे और बनेंगे। उसी रात पांचों बहनों का एक कमरा कंचन के जुगाड़ से 5 कमरों में बदल जाता है। अपने अलग अलग कमरे में पहली बार रोशनी के साथ लेटा उसका पति भास्कर। तुम पांचों बहनों ने अपने जुगाड़ से घर का होलिया ही बदल दिया। और तुम्हें पता है ये जुगाड़ से बनी जैकेट हमारे साथ खेत में काम कर रहे मजदूरों को भी बहुत पसंद आई। सब बोल रहे थे कि अगर उन्हें मिल जाए तो वो उसे खरीद लेंगे। आरती सुबह आंगन में रखे चूल्हे पर रोटियां सेक रही कंचन अपने पति की बात सभी बहनों से बताती है। उसकी बात सुनकर आरती, क्या बात है, अभी अभी जो जुगाड़ मुझे सूझा है उससे तो हमारे गरीब ससुराल वालों की किस्मत ही बदल जाएगी। बिना किसी सवाल जवाब के ही आरती अपनी चारों बहनों को गांव के मार्केट ले जाती है और मोहित के ठेले से मोल भाव करके 1000 रुपए में 15 स्वेटर और उसने ही जैकेट खरीद लेती है और साथ में 3 मफलर भी ले लेती है और सुई धागा तो उसके पास पहले से ही था। घर वापस आकर आरती अपनी चारों बहनों के साथ स्वेटर और जैकेट एक साथ सिलकर उन्हें स्टाइलिश विंटर वेयर में बदल देती है और अपने कमरे में लेटी अपनी सास और उनके पास बैठे अपने ससुर को दिखाते हुए सुषमा, सासू माँ ये देखिए आपकी बहुओं का जुगाड़। ये जैकेट हमने कम लागत में बनाई है। इसे हम बाजार में सस्ते दामों में बेचकर भी मुनाफा कमाएंगे और उससे जितने भी पैसे हमें मिलेंगे उससे आपका इलाज होगा और इस घर की गरीबी दूर होगी। आनंद जी की पांचों बहुओं के सिले जैकेट्स खेत में काम कर रहे मजदूरों के साथ साथ और भी लोगों को काफी पसंद आई। देखते देखते उनकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ती तो सप्लाई भी बढ़ती, सप्लाई बढ़ेगी तो मुनाफा भी बढ़ेगा। तो इस तरह सर्दियां खत्म होने से पहले ही आनंद जी की पांचों बहुओं ने अपने जुगाड़ से अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों की जिंदगी बदलने का भी इंतजाम कर लिया। किसी गांव में बिरजू नाम का एक किराना वाला रहता था। बिरजू अपनी दुकान पे हर तरह का राशन का सामान बेचता था, पर बिरजू में कुछ बुराइयां थीं। वह मौका पड़ने पर लालची हो जाया करता था, मगर उसकी यह आदत उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल बेखबर था। एक दिन बिरजू रोज की तरह अपनी दुकान पे बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से एक ग्राहक नहीं आया। आज बाजार में बड़ा सन्नाटा है। क्या चाचा, बड़े ही थके हुए लग रहे हो, कहाँ से चले आ रहे हो? अरे भैया, पेट जो ना करवा दे। मेरा गांव यहाँ से 2 मील दूर है, वहीं से चला आ रहा हूँ। किराए के पैसे भी नहीं थे, पैदल ही आना पड़ा। बताओ, इस उम्र में चाचा इतना परेशान होना पड़ रहा है। अच्छा चाचा बताओ, क्या सेवा कर दूं? मैं गरीब आदमी, क्या ही ले सकूंगा। तुम बस मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, उसी की रोटियां बनाकर अपने परिवार का पेट भर लूंगा। अच्छा ठीक है चाचा, अभी देता हूँ। लेकिन एक बात है। क्या बात है चाचा, बताओ। बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपसे सामान मुफ्त में नहीं लूंगा। ये मेरे बगीचे के कुछ आम हैं। मैंने इसे तौला तो नहीं है, पर जितना है आप पूरे ले लो और उसके बदले जितना उचित हो उतना मुझे आटा दे दो। एक तो सुबह से ये ग्राहक नहीं, ऊपर से ये बुढ़ो बिना पैसों के सामान लेने चला आया। जरा एक बार आम देख तो लूं। ये तो बड़े ही अच्छे आम हैं, ये तो हाथों हाथ अच्छे दाम पर बिक जाएंगे। चाचा रुकना, जरा पहले आम तौल लो तुम्हारे। हाँ हाँ भैया, तौल लो। इसकी कीमत में तो 10 किलो आटा आ जाएगा। चाचा मैं इसके बदले सिर्फ 5 किलो आटा दे पाऊंगा। अच्छा भैया, वही सही, दे दो। बिरजू आटा तौल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि बूढ़े व्यक्ति का ध्यान और कहीं है। उसका
लालच फिर जागता है और वह 5 किलो की जगह सिर्फ 4 किलो आटा ही तौलता है और पूरा आटा भर लेने के बाद बिरजू बोलता है, ये लो चाचा, हो गया तुम्हारा आटा। अच्छा चाचा, ऐसे और हैं क्या? हाँ है ना, और भी हैं। तो तुम उसे कल ले आना, तो मैं उसके बदले तुम्हें और आटा दे दूंगा। अरे बड़ी कृपा भैया, मैं कल ही और लेके आता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति आटा लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। बिरजू मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि आज बढ़िया फायदा हो गया और कल फिर होगा। आज भी बिरजू रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा था और उसी बूढ़े व्यक्ति का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। दोपहर के आखिरी पहर में वो बूढ़ा व्यक्ति आ पहुंचता है। और चाचा, आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ भैया, असल में वो तोड़ने में समय लग गया। तबीयत खराब होने की वजह से आज ज्यादा आम तोड़ नहीं पाया। बस 5 किलो ही आम तोड़े हैं। 5 किलो? आज क्या तौल कर लाए हो चाचा? हाँ, मैंने सोचा देख लूं कितना है। बिरजू का यह सुनकर मन खट्टा हो जाता है, क्योंकि अब उस बूढ़े व्यक्ति को असली वजन पता था। अच्छा ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। लाओ फिर तौल लूं और उसके बदले तुम्हें सामान दे दूं। हाँ भैया, तौल लो। बिरजू थैला लेके तराजू पे रख देता है और उसका वजन करता है तो उसमें सिर्फ 4 किलो आम निकलते हैं। ये क्या मजाक लगा रखा है? तुम्हें गरीब समझ के तुम्हारी मदद करनी चाहिए और तुम मुझे ही ठग रहे हो। अरे भैया, क्या हो गया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये शोर शराबा देखकर आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं। अरे भैया बिरजू, क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रहे हो? देखो इन चाचा को। इनको कल मैंने इनके आम के बदले आटा दे दिया, ये सोच के कि गरीब आदमी है, कुछ भला हो जाए। और आज देखो कि मुझे ही ठगने चले आए। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे भैया, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या बताने लायक रह गया है? सच सबके सामने है। तुम एक नंबर की बेईमान हो। अरे भैया, एक दफा मेरी बात तो सुन लो। अरे भैया, एक बार सुन तो लो, ये क्या कह रहा है? फिर फैसला किया जाएगा क्या करना है। बोलो, क्या बोलते हो? भैया, मेरे पास कोई तराजू नहीं है। मैंने तो ये फल उस आंटी से तौले थे जो इन्होंने मुझे दिए थे। क्या क्या मतलब? प्रधान जी, कल जो आटा मैं यहाँ से ले गया था वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया और वैसे ही रखा था। सुबह जब मैंने आम तोड़े तो सोचा क्यों ना तौल लूं। मेरे पास एक पुराना तराजू था मगर बटकरा नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो आटा मैं ले आया हूँ उसी से तौल लूं। जब मैंने तौला तो वो उसके बराबर आया और मैं उसे ऐसे ही ले आया। पर ये यहाँ कैसे कम हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ। इतना सुनने के बाद बिरजू के होश उड़ जाते हैं और उसका गुस्सा घबराहट में बदल जाता है और वो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है और सबसे नजरें छुड़ाने लगता है। गांव के लगभग सभी लोग बिरजू को जानते थे, वो सब समझ चुके थे। शर्म करो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी इस तरह की तुच्छ हरकत करते हो। जान लो बिरजू, छल कपट और गरीबों को धोखा देके कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। किसी शहर में धन्नी सेठ नाम का एक सुनार रहता था। सेठ बहुत लालची स्वभाव का था। वह हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में रहता था, चाहे उसे उसके लिए कितने भी झूठ बोलना पड़े। पूरे 6 महीने हो गए हैं और तूने मेरे उधार का 1 रुपया भी नहीं दिया है। मैं पूछता हूँ तू मेरे पैसे कब देगा? मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, सारा पैसा उसके इलाज में लग रहा है। बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। मैं ये सब नहीं जानता। अगर मेरे पैसे मुझे अगले हफ्ते तक नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। फिर मुझसे कुछ मत कहना। गरीब आदमी बहुत निराशा के साथ उसकी दुकान से निकल के चला जाता है। उसके निकलते ही दुकान में सेठ का बड़ा ही खास आदमी आता है। वह दुकान में घुसते ही बोलता है, और सेठ जी क्या हाल है? पिछली बार उस कंगन के आपने कुछ ठीक दाम नहीं दिए थे, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। धीमे बोल, इसी दिन मरवाएगा तू। अरे क्षमा करना सेठ, भूल जाता हूँ। अच्छा ये सब छोड़, ये बता आज क्या लाया है? अरे सेठ, आज कुछ बेचने नहीं आया, बल्कि बहुत बड़े फायदे की बात बताने आया हूँ। देख, अगर कोई फालतू बात करके मेरा समय खराब करना है तो जाने दे, मेरे पास फालतू समय नहीं है। अरे नहीं सेठ, एक बार सुन तो लो।
इस बार ऐसी चीज हाथ लगी है कि अगर हमने उसे पा लिया तो जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारी जिंदगी मजे ही मजे। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्या है? बताता हूँ कहीं के धीरज रखो। पहले सुनो सेठ, इस बारे में किसी को कानो कान खबर न हो। हाँ हाँ, अब जल्दी बता। तो सुनो सेठ, यहाँ से 20 कोस दूर जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा है। उस गुफा में एक बहुत बड़ा खजाना है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हमें वहाँ जाना है और उस खजाने को लेके आना है। क्या बकता है तू? कहीं आज तू नशे में तो नहीं है? अरे नहीं सेठ, भगवान कसम, तुम तो मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं क्या ऐसा तुमसे झूठ बोलूंगा? बात तो तू ठीक कहता है। अच्छा तो बता कब चलना है? अरे सेठ, नेक काम में देरी क्यों, कल ही चलते हैं। अब तूने ऐसी बात ही बता दी है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सुन, तू सारी तैयारी करके कल सुबह ही मेरे घर पे आ जाना, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। अच्छा सेठ, तो तय रहा। अब मैं चलता हूँ, कल सुबह तैयार रहना, मैं समय से आ जाऊंगा। यह कह के गंगाधर वहाँ से निकल जाता है और सेठ मन ही मन खुश हो रहा होता है। सुबह होती है और सेठ अपने नियमित समय से पहले उठकर बिल्कुल तैयार हो जाता है और गंगाधर का इंतजार करने लगता है। कोष का लंबा सफर करने के बाद आखिर वो दोनों उस बिहावान जंगल में जा पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर गुफा ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो गुफा मिल जाती है। दोनों गुफा के सामने जाकर गुफा को देखने लगते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। जो सेठ, चले? हाँ हाँ, इसीलिए तो आए हैं। कल्पना से काफी ज्यादा गहरी थी। बहुत समय के बाद दोनों एक दरवाजे के पास जा पहुंचते हैं जो पत्थर का बना था और उसपे एक डरावना चेहरा बना था जिसे देख के दोनों डर गए। अरे ये क्या बला है? तभी हलचल होती है। सेठ और गंगाधर दोनों बाहर घबरा जाते हैं और उस चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी उस चेहरे से आवाज आती है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? दोनों घबरा जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं पूछता हूँ कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम गंगाधर है और मैं धन्नी सेठ। हम लोग यहाँ खजाना लेने आए हैं। आप कौन? मैं इस खजाने का पहरेदार हूँ। तो आप हमें खजाने तक नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं, पर उसके कुछ नियम हैं। कैसे नियम? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही उत्तर दे दिया तो मैं दरवाजा खोल दूंगा, फिर तुम जाकर जितना चाहे खजाना ले लेना। सेठ, समझो अपना काम हो गया। तुम तो जानते ही हो मैं कितना होशियार हूँ। अभी फटाफट इसके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ और फिर अंदर चलकर खूब लूटपाट करेंगे। हाँ पहरेदार साहब, आप अपने सवाल पूछिए, हम तैयार हैं। तो बताओ, क्या कभी तुमने कोई चोरी की है या कभी किसी को धोखा दिया है और या बेईमानी से धन कमाया है? ना बाबा ना, चोरी, बेईमानी, धोखा ये काम करके मैंने आज तक एक पैसा नहीं कमाया। मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया है। तुमने झूठ बोला। अब तुम्हारी बारी, बताओ, क्या तुमने कभी बेईमानी से धन कमाया या कभी किसी को धोखा दिया है? धन्नी सेठ डर से बुरी तरह कांप रहा होता है और कुछ नहीं बोल पाता। बताओ। मैंने चल धोखे से न जाने कितने पैसे कमाए और न जाने कितनों को धोखा दिया। मुझे तो याद भी नहीं कि कितने को धोखा देकर मैंने उन्हें बेवकूफ बनाकर पाप का धन कमाया है। न जाने आज तक बेईमानी और लालच से कितने गरीबों के घर उजाड़े हैं मैंने। मुझे जब जब मौका मिला तब तब पाप करके धन कमाया मैंने। यह बोलते बोलते सेठ रोने लगता है और उसके बाद खत्म हो जाती है। तुमने सच बोला। जाओ, जितना चाहे खजाना ले लो,
धन्नी सेठ की आंखों में आंसू थे और वो घृणा की नजरों से उस खजाने को देख रहा होता है। सारी जिंदगी मैंने छल धोखे और बेईमानी से मर जाने कितना धन कमाया, न जाने कितने गरीबों का घर उजाड़ा मैंने, लेकिन आज जब मेरी मौत सामने थी तब मेरे वो कुछ काम न आ सका। झूठ का इतना सारा धन मुझे न बचा सका, पर पल भर की सत्य ने बचा लिया। ऐसा धन किस काम का? मुझे ये धन नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैंने इससे कई गुना ज्यादा अनमोल चीज पा ली है।